हेलो फ्रेंड्स, सेंसिटिव स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम 12th क्लास के अध्याय 2 के बारे में जो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार का क्या अभिप्राय है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिक या व्यक्ति नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यानी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है वे अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी के अंदर आएंगे। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, जिससे व्यक्ति इन तीनों श्रेणियों का जरूरी है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इसके साथ ही संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यानी मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को सर्वांगीण विकास के साथ साथ संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। वे मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए मूल अधिकार की आवश्यकता, इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए एक और बात है, मूल अधिकार और एक होते हैं कानूनी अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। ऐसे खूब अधिकार है जैसे सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार। तो सबसे पहले मूल अधिकार हमेशा राज्य के प्रति हमारे को मिलते हैं, राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। कानूनी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध मिलते हैं और प्रकृति के द्वारा मिलने वाले अधिकार को हम प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना मूल अधिकार, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। देखिए मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी संविधान में उल्लेखित जितने भी मूल अधिकार हैं वे मूल अधिकार व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना इसका पहला महत्व है या आवश्यकता है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकार बहुत जरूरी है। दूसरा, शासन की स्वेच्छाचारिता, यानी सरकार की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए मूल अधिकार बहुत जरूरी है। और तीसरी इसकी आवश्यकता और महत्व है, जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके लिए वह न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या उसका जब हनन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। फिर नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार होते हैं जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यानी जिन देशों के अंदर लोकतंत्र है उन देशों के संविधान में मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। पूरा लोकतंत्र इसी पर टिका है, मौलिक अधिकारों पर ही। फिर है मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अंदर समानता स्थापित करता है। यानी व्यक्तियों के बीच में समानता स्थापित करता है तथा मानवीय स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। यानी ये सभी मौलिक अधिकार की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति उनको सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकार। दूसरा है शासन, यानी सरकार की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाता है। तीसरा है मौलिक अधिकारों का जब व्यक्ति के हनन होता है तब वो न्यायालय की शरण ले सकता है। और 4 नंबर है लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यानी लोकतंत्र के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, लोकतंत्र इसी पर टिका हुआ है। और नेक्स्ट 5वां है, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के बीच में समानता स्थापित करता है और मानवीय स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। यह मौलिक अधिकार की आवश्यकता और ये इसका महत्व है। अब देखिए भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे।
देखिए भारत के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से लिए गए, और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक व 32 से लेकर 35 तक वर्णित है। मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वे मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 है। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना, टोटल जो अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार के वो अनुच्छेद 23 है, यानी 23 अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया और इसको हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया। अब इसको हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया और कानूनी अधिकार की श्रेणी में इसको डाल दिया। यह भारत के अंदर मौलिक अधिकार का बेसिक है। तो आपको ध्यान रखना, कभी कभार ये प्रश्न भी पूछ सकता है भारत के अंदर मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो आपको बताना है अमेरिका से। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 30 तक वो 32 से 35 तक कुल अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। जो यहाँ पर एक 31 था वो 31 संपत्ति का अधिकार था। इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद मूल संविधान में, जिस समय संविधान लागू किया गया था उस संविधान के अंदर 7 थे, ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में टोटल मूल अधिकार 6 हैं और अनुच्छेद है टोटल मौलिक अधिकार की 23, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। ये डाला गया था 1944वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर। अब हम एक एक मौलिक अधिकार का वर्णन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जिसके अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। इसमें सबसे पहले इसका अभाग है अनुच्छेद 14। देखिए, इसके अंदर वर्णित है, इस अनुच्छेद के अंदर कानून के समक्ष, यानी कानून के सामने, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। वह कानून का समान संरक्षण होगा। अनुच्छेद 14 के अंदर वर्णित किया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, सभी व्यक्ति समान, कानून सबके लिए बराबर है तथा कानून का समान संरक्षण होगा। इन कहने का मतलब है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 14 के अंदर वर्णित है। जो पहला है समानता के अधिकार के अंदर, यानी समानता स्थापित की जा रही है। सबसे पहले कानून के समक्ष समानता स्थापित की है। अब दूसरा वह भाग इसका है अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत
राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, मूल निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य के लिए सभी व्यक्ति बराबर है। राज्य के लिए न तो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, नहीं जाति के आधार पर, नहीं लिंग के आधार पर, नहीं नस्ल के आधार पर, नहीं मूल निवास। राज्य के लिए सभी व्यक्ति इनके आधार पर वो भेदभाव नहीं करेगा। और इसके साथ ही जैसे सार्वजनिक दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, मनोरंजन के स्थान, सड़क, यानी ये सार्वजनिक है, इन पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एससी और एसटी के बीच में भी दुकानों या होटलों या कुओं या तालाबों या मनोरंजन के स्थान पर भेदभाव किया जाए। कहने का मतलब है सभी व्यक्ति एक समान है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह था अनुच्छेद 15। अब दे रखा है अनुच्छेद 16 के अंदर। देखिए अनुच्छेद 16, इसमें देखिए, इसमें दे रखा है राज्य लोक नियोजन। राज्य लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां। यानी राज्य लोक नियोजन के अंतर्गत समान अवसर प्रदान करेगा, समान अवसर प्रदान करेगा। यानी सरकारी नौकरियों में किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। इसके लिए वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकते। इसके लिए जो लोक नियोजन में के अंदर समान अवसर है, इसके अंदर राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है जो पिछड़े हुए हैं, और इसके साथ ही योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। योग्यता है वो आरक्षण की व्यवस्था राज्य कर सकता है। यह था अनुच्छेद 16। फिर देखिए एक बार वापस देख लेते समानता के अधिकार में से अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और उनका कानून का समान संरक्षण होगा। फिर अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, मूल निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान, यानी सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग और मूल निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ राज्य योग्यताएं और आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इसके अंदर दे रखा है छूआछूत या अस्पृश्यता का अंत करना, यानी सामाजिक समानता स्थापित करना। सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए यह छुआछूत और अस्पृश्यता का कानून लेकर आए हैं। यानी किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था।
1955। फिर इसको संशोधन करके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया था। इसको और भी कठोर बनाया गया है और इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के साथ छुआछूत और ईश्वरता का अंत पर रोक लगाई गई है। अब देखिए अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 इसके अंदर देखिए, इसके अंदर उपाधियों पर रोक लगाई गई है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे उपाधि नहीं लगाएगा। उपाधियों पर रोक लगाई, सिर्फ वे उपाधि शिक्षा वो सेना को छोड़कर, यानी इन दो के अलावा जितनी भी उपाधियां हैं वो उन उपाधियों को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगाएगा, सिर्फ शिक्षा व सेना की उपाधियों को छोड़कर। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि लेना चाहता है, भारत का कोई भी नागरिक है, विदेश से कोई उपाधि लेना चाहता है, उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी भारत का नागरिक है, अगर विदेश से कहीं से भी उपाधि ले रहा है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसमें देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 एक के अंदर टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखिए 19(1) के अंदर बताया गया है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति उसको भाषण की और अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा 19(1)(b) के अंतर्गत बिना हथियार शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट सी के अंतर्गत संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर डी के अंतर्गत भ्रमण करने, यानी भारत में कहीं पर भी घूमने और फिरने की स्वतंत्रता। फिर ई, इसके अंतर्गत भारत में कहीं पर भी रहने या बसने की स्वतंत्रता। फिर एफ, यहां पर जो स्वतंत्रता दे रखी थी, संपत्ति की स्वतंत्रता दे रखी थी, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसीलिए यहां से संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। वर्तमान में यहां पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। नेक्स्ट 19(1)(g) के अंतर्गत व्यापार या फिर आजीविका की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर वर्णित है।
सबसे पहला दे रखा है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने भाषण और अभिव्यक्ति अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। दूसरा है 19B के अंतर्गत बिना हथियार और शांतिपूर्ण, कोई भी व्यक्ति बिना हथियार शांतिपूर्ण बैठक करने की उसको स्वतंत्रता है। तीसरा है किसी प्रकार का संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और डी के अंदर दे रखा है भारत में कहीं पर भी घूमने और फिरने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। फिर है ई के अंदर भारत में कहीं पर भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। और एफ के अंदर यहाँ दे रखी थी संपत्ति की स्वतंत्रता, उसको हटा दी गई है, वर्तमान इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर है जी के अंदर व्यापार और आजीवन, कोई भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है। ये था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो सबसे अधिक व्यापक है, सबसे अधिक व्यापक है और लगभग इसके अंदर 450 शब्दों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। फिर देखिए अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत इसमें बताया गया है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने के विषय में, यानी अपराधियों के दोष सिद्ध करने के विषय में क्या उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। पहला दे रखा है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, एक ही सजा का प्रावधान, एक ही सजा दी जा सकती। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उस एक अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा दी जा सकती है, एक अपराध के लिए दो प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है, जिस समय अपराध किया है उस व्यक्ति को उस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। जिस व्यक्ति को जिस समय अपराध किया है और उस समय के अंदर जो कानून प्रचलित है उस कानून के तहत ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कोई अपराध क्या है और फिर नया कानून बनाकर उस नए कानून के तहत सजा दी जा सकती, ऐसा नहीं है। जिस समय अपराध किया उस समय किस प्रकार का कानून प्रचलित था उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, नया कानून बनाकर उसको सजा नहीं दी जा सकती। फिर इसके अंदर तीसरा है किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखिए इधर कोई भी व्यक्ति अपने खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने के लिए कुछ विषय में प्रावधान किए गए हैं कि पहला प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। दूसरा है जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसी समय के कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। तीसरा है किसी व्यक्ति को अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंदर वर्णित है। अब इसके बाद में देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, इसके अंतर्गत दिया गया है सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार।
यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इसको प्राण व दैहिक अधिकार भी कहते हैं। नहीं, सभी व्यक्ति को अपने जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताया गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इसको प्राण व दैहिक अधिकार भी कहते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर इसको और अधिक व्यापक बनाया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपातकाल के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता आपातकाल के समय में। फिर देखिए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंदर कुछ गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार हैं? यानी कोई भी व्यक्ति किसी अपराध किया है और उस अपराध करने के बाद वो गिरफ्तार हो गए हैं, उसके लिए उस गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके अंदर पहला अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, कारणों को जानने का अधिकार। दूसरा है उस गिरफ्तार व्यक्ति को वकील की सहायता लेने का अधिकार, सहायता लेने का अधिकार। फिर इसके अंदर तीसरा प्रावधान किया गया है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। इधर देखिए अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। दूसरा है उस गिरफ्तार व्यक्ति को वकील की सहायता लेने का अधिकार है। और तीसरा प्रावधान किया गया है कि 24 घंटे के अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी आपके नोट्स हैं संसिटी पॉइंट टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप सर्च करके ले सकते हैं और उसको वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।